आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मई के करंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स के हम शुरू कर रहे हैं। स्टेट फाइनेंसेस की दोस्तों हम बात करेंगे, और अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। राज्यों की आज हम बहुत अच्छे से आपको एक एक चीज बताएंगे स्टेट फाइनेंसेस की। तो मुश्किल है अभी राज्यों के लिए पैंडेमिक में। आई होप आप टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे होंगे। टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करो। 10 अक्टूबर को एग्जाम है, तो हर दिन हम लोग 10 सवाल आपको देते हैं। आधे घंटे का समय होता है। ऐप डाउनलोड करके उसको अटेम्प्ट करो, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। 300 सवाल आपको मिलेंगे, इसमें कोई आपको पैसा नहीं देना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने आपके लिए ही बनाया है। अपनी अपनी जो प्रिपरेशन है यूपीएससी की वो चेक करो। साथ ही साथ अगर आप कोर्स अवेल करना चाहते हो तो यूपीएससी का एग्जाम भी आ गया है, तो आपको काफी ज्यादा फायदा होगा इसके साथ हम टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं, तो आप अवेल कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमल दामों में हमने ये लॉन्च किया है करंट अफेयर्स का कोर्स। सरकार जो है वो स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर 2021-2022 के लिए लेके आई है। सरकार 15,000 करोड़ राज्य को देगी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। अभी हम एक एक चीज की बात करेंगे अच्छे से। अब इसमें क्या है, ये जो स्कीम है फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी स्टेट को, राज्य गवर्नमेंट, राज्य सरकारों को, केंद्र राज्य को फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी। 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। वाह, बल्ले बल्ले होगी। राज्यों को पैसा दिया जाएगा एक तरीके से, ठीक है। और इसमें अभी इस साल 2020-21 के लिए 12,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ताकि स्टेट लेवल कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, देखो राज्यों को चाहिए पैसा। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? पैसा, कैपिटल। दे विल रेज कैपिटल। अब एक एक्सपेंडिचर क्या मतलब होता है? खर्चा। अब राज्यों को चाहिए आपका अच्छा खासा पैसा, क्योंकि राज्य एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। राज्य के पास पैसा है तो ये इन्वेस्ट करेगा ना, है ना। ये फैक्ट्रीज लगाएगा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगाएगा, ये टेंडर्स पास करेगा, ये सरकारी जॉब निकालेगा। तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। राज्यों से ही देश बनता है। 3 लिस्ट है हमारा, एक यूनियन, एक स्टेट और एक कॉन्करेंट। अब राज्यों के पास ज्यादा चीजें हैं नहीं करने को। राज्यों के पास टैक्स भी ज्यादा नहीं आता, ऊपर से अब जीएसटी और आ गया है, और जीएसटी का कॉम्पनसेशन अटका हुआ है, अभी तक राज्यों को पैसा मिला नहीं। तो अब दिक्कत यह है कि राज्यों के पास पैसा आए तो आए कहां से? ज्यादा एम्प्लॉयमेंट तो राज्य ही क्रिएट करेगा। राज्य के पास पैसा होगा तभी वो पॉपुलेशन को पास करेगा, और तभी लोग खुश रहेंगे। तो जितना ज्यादा राज्य के पास पैसा आएगा और जितना ज्यादा वो एक्सपेंडिचर मतलब वो स्पेंड करेगा, उतना ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। भाई एक हाथ आपका पैसा आया और फिर आप खर्च भी तो करोगे ना उसे। तो अगर पैसा ज्यादा आ रहा है, खर्च कम कर रहे हो, तो आप सरप्लस में हो। पैसा कम आ रहा है, खर्च ज्यादा कर रहे हो, तो आप डेफिसिट में। तो भारत डेफिसिट में रहता है, फिस्कल डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट। तो इसीलिए सरकार ने ये स्कीम लगाई है। अब ये स्कीम इसी बार, ये आप देख सकते हैं, ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप आंसर राइटिंग करें तो ये डायग्राम जरूर बनाइएगा कि स्टेट रेवेन्यू के सोर्सेज आप देखिए। टैक्स रेवेन्यू होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ग्रांट्स। टैक्स रेवेन्यू, भाई राज्य कहां से कमाएगा? राज्य का सबसे ज्यादा कमाने का तरीका है पेट्रोल और शराब। राज्य सबसे ज्यादा पेट्रोल और शराब से ही कमाता है, इसीलिए पेट्रोल शराब को जीएसटी के बाहर रखा गया है कि भाई इनका टैक्स मर जाएगा। एक्चुअल में पेट्रोल की कीमत कितनी है? 35-36 रुपए कमीशन जोड़ के। अब उसमें सेंट्रल टैक्स लगाती है तो 50-60 रुपए, फिर स्टेट टैक्स लगाते तो बढ़ के 100 रुपए हो जाती है। वरना पेट्रोल 60-62 रुपए से ज्यादा का नहीं मिलना चाहिए। लेकिन सरकार को टैक्स इसी से आता ना, सरकार का खर्चा ही इससे चलता है, और शराब से। इसीलिए तो भाई जो राज्य शराब बंद कर दे उसकी पीठ थपथपाओ बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि शराब का बंद करने का मतलब यह है कि राज्य का 1/3 रेवेन्यू चला गया। यह चीज है। तो अब इसमें भी टैक्स रेवेन्यू में स्टेट का खुद का टैक्स रेवेन्यू होता है, जो स्टेट जो है खुद टैक्स लगाती है। ये सब हमारे संविधान में दिया गया है, इसमें मैंने लेक्चर भी किया, आप देखिएगा। और दूसरा होता है टैक्स डेवल्यूशन फ्रॉम सेंटर, जो सेंटर टैक्स कलेक्ट करती है और स्टेट को देती है, ठीक है। उसके बाद फिर टैक्स, अगर आप इसकी बात करें, स्टेट का खुद का टैक्स क्या हिसाब किताब है, तो इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, प्रॉपर्टी, कमोडिटीज एंड सर्विसेज, इन सब पे टैक्स लगता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू आप देख सकते हैं इसमें, जो प्रॉफिट्स हुआ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंटरप्राइजेस से, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है। ये फी के फॉर्म में ली जाती है।
जो प्रॉफिट हो उसके फॉर्म में लिया जाए, इसमें कोई टैक्स थोड़ी ना लग रहा है। रेवेन्यू मतलब है इनकम। इनकम कहां से, पैसा कहां से आ रहा है। जैसे आप बोलते हैं ना कि यार रेवेन्यू कहां से आएगा, एक कंपनी चलानी है तो रेवेन्यू कहां से आएगा, इनकम है वो। और तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी ग्रांट्स फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट। सरकार ग्रांट भी देती है, पैसा भी देती है। अब इसमें स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स आती है 11, नॉर्थ ईस्ट +4, तो उसको उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेट में मतलब उनको 90% तक ग्रांट मिलता है। फिर अब ग्रांट जो यूनियन गवर्नमेंट से मिलता है वो डिजास्टर, भाई डिजास्टर रिलीफ ग्रांट्स, लोकल बॉडीज के लिए ग्रांट्स, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की रेवेन्यू है तो हम ग्रांट्स देंगे। तो ये चीज, तो स्टेट फाइनेंस का इंपॉर्टेंस क्या क्या है ये आप समझिए। सबसे पहले तो आपका आता है एम्प्लॉयमेंट। अगर राज्य को पैसा मिलेगा तभी तो एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होगा ना भैया। राज्य को जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक कहां से एम्प्लॉयमेंट। राज्य जो है ना, आप समझिए कि यूनियन की अगर आप कंपेयर करें तो यूनियन से ज्यादा स्पेंड करता है, 1.5 गुना ज्यादा राज्य एम्प्लॉयमेंट पे स्पेंड करता है, तभी तो राज्य सरकारें आएंगी, वरना तो सरकारें बदल जाएंगी। एम्प्लॉयमेंट भाई, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा होता है पॉलिटिक्स में। अभी देखिए यूपी के इलेक्शन होने वाले, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके बाद 5 गुना ज्यादा ये नौकरियां देता है सेंटर से। सेंट्रल जॉब्स तो लिमिटेड है, स्टेट में जो जॉब्स निकलती है ना वो ज्यादा होती हैं, तो 5 गुना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी देता है। तो इसीलिए भारत की जीडीपी में तो इनका बहुत बड़ा रोल है ही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स भी बहुत बड़े हैं ये। तो अगर आप इन्हीं के पास ही पैसा नहीं होगा, क्योंकि भाई ये देश राज्यों से ही तो बना, हम ये क्यों भूल जाते हैं, केंद्र भी एक राज्य में ही है। तो आप समझिए कि अगर इन राज्यों के पास ही पैसा नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। भाई माइक्रो होता है छोटा, मैक्रो होता है बड़ा। तो अब पैंडेमिक आया, राज्यों ने बहुत ज्यादा पैसा लिया, हेवीली बोरोइंग की, उन्होंने बहुत हेवी बोरोइंग की, ठीक है। कुछ राज्यों से लिया, कुछ केंद्र से लिया, कुछ इधर उधर से लिया। अब इनको भाई आप समझिए कि इंटरेस्ट रेट भी तो देने। अब जैसे ये जो स्कीम है, ये जो पैसा दिया जाएगा, ये जो पैसा है ना इसमें इंटरेस्ट नहीं देना है, ये इंटरेस्ट फ्री। अब आप कहीं पे भी लोन लेते हैं तो आप हमेशा पूछते ना भाई इंटरेस्ट कितना जाएगा, या क्रेडिट कार्ड से क्या जीरो कॉस्ट ईएमआई है, तो इंटरेस्ट भी तो इनको देना है ना, है कि नहीं। फिर अगर इनके पास ज्यादा पैसा होगा तो इनके पास फंड्स होंगे। अब ये फंड्स बिजनेस में लगाएंगे, नई फैक्ट्रीज लगाएंगे, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में ये इन्वेस्ट करेंगे, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जिसकी वजह से जीडीपी बढ़ेगी। डेट सस्टेनेबिलिटी। भाई देखो राज्य का डेट, कर्ज जो है वो ज्यादा रहता है। आपकी जीडीपी कितनी है और आपका डेट कितना है, इसको कहते हैं टोटल जीडीपी। टोटल आपके पास मान लीजिए कि 10,000 रुपए है और आपका कर्जा है 2,000 रुपए का, तो -1,000 रुपए, यानी कि खतरनाक हो जाएगा ना आपके लिए। तो इसीलिए कहते हैं हाई डेट टू जीडीपी रेशियो। हमारा डेट ज्यादा है, जीडीपी कम है। पैंडेमिक में तो ये हुआ है, सारे राज्यों की यही हालत, यही दिक्कत हुई है कि रेवेन्यू इतना आया नहीं और कर्जा इतना ज्यादा है, तो ये विशियस साइकिल है। तो इसीलिए अगर हम स्टेट को फाइनेंस करते हैं तो सबसे पहले तो ये सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करेंगे, और जब सस्टेनेबिलिटी आएगी तो ये इन 2 चीजों पे और ध्यान दे पाएंगे। समझ रहे हो, एजुकेशन, हेल्थ, वेलफेयर। अब स्टेट कहां से रेवेन्यू अपना लेते हैं, सबसे पहले वही डेवल्यूशन, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, ये एक्स्ट्रा बजटरी होता है, ये जो सरकार टैक्स लेती है वो राज्य को भी देती है। फिर स्कीम रिलेटेड ट्रांसफर, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है ना, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 60:40 का रेशियो होता है, तो उससे भी जो पैसा आता है वो भी। देन फाइनेंस कमीशन। भाई देखो जैसे मान लो कोई स्कीम निकाली, अब वो स्कीम स्टेट के लिए, तो स्टेट को पैसा देगी ना वो सरकार, कि भाई आप ये पैसा है और ये हमने स्कीम निकाली, आप इसको इंप्लीमेंट करो, सिंपल। फाइनेंस कमीशन जो बताती है कि भाई कितना इनका एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर है, पॉपुलेशन को देख के पूरा एक फॉर्मूला निकालती है, तो उस हिसाब से राज्यों को कितना पैसा देना है। बाकी अदर ट्रांसफर्स, लोन्स, ग्रांट्स, ये सब बजट में कितना एलोकेट किया गया। ये आप देख सकते हो कि ये जो आउटस्टैंडिंग डेट है ना स्टेट्स का, ये बढ़ता जा रहा है, ये घट नहीं रहा है। ये डेट टू जीडीपी रेशियो आपका दिखा रहा है कि जीडीपी तो कम है लेकिन डेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। स्टेट फाइनेंस के साथ इशू क्या है, टैक्स। भाई टैक्स से ही तो कोई भी राज्य चलेगा। तो टैक्स में शॉर्टफॉल हमको देखने को मिला है कि जो ग्रॉस टैक्स कलेक्शन है यूनियन गवर्नमेंट के, उसी में ही शॉर्टफॉल आया है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे 1.5% शॉर्टफॉल आया। अब स्टेट सबसे ज्यादा इसमें हिट हुए हैं। अब क्योंकि यूनियन के पास
कम कलेक्शन हुआ है तो स्टेट के पास भी कम कलेक्शन रहेगा। ये चीज जीएसटी जो है इस समय, पहले तो जीएसटी में सारे राज्यों को मनाना था, राज्य नहीं आ रहे थे जीएसटी के अंदर। वो बोल रहे थे कि भाई हमारा पैसा मर जाएगा, हमको सब चीजों पे, भाई 3 जीएसटी होते हैं ना, स्टेट जीएसटी होता है, उसके बाद सेंट्रल सीजीएसटी होता है, और फिर इंटीग्रेटेड आईजीएसटी होता है। तो यही राज्य बोल रहे थे कि भाई हमारा पैसा मर जाएगा, तो सारे राज्यों को मनाया यहां पे कि नहीं, हम आपको पैसा देंगे, हमारे पास पैसा आएगा, हम आपको देंगे, उसमें से जो टैक्स आपका बनेगा कॉम्पनसेट करेंगे, भाई परेशान मत हो। लेकिन अब जीएसटी जब आया है तो ये प्रॉब्लम होगी। अब बहुत सारे राज्यों को पैसा नहीं मिला है। 15 से 25% लोअर टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है अगर जीएसटी की बात करें। ये चीज है। देन देयर इज लोअरिंग शेयर ऑफ स्टेट इन डिविजिबल पूल। अब सेंटर जो सेस और सरचार्ज देती है वो भी, उसका भी शेयर स्टेट्स को देती है, लेकिन ये भी फेल हो गया, ये भी नीचे गिरा, 36.6% से 32.4% पे आ गया ये चीज है। फिर उसके बाद जो पॉलिटिकल क्लास है वो क्या, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी की, मतलब यहां पे जैसे किसान का लोन माफ कर दो, किसान का लोन माफ करो, ठीक है, लेकिन ये जो लोन माफ हो रहा है ये, इसका बर्डन किस पे आएगा आप बताओ। सरकार ने कोई पॉलिसी, भाई आपने अनाउंस कर दिया कि हम फ्री में ये देंगे, हम टैक्स नहीं लेंगे, हम किसानों का लोन माफ करेंगे, तो भाई ये बर्डन तो आप ही के ऊपर आएगा ना। किसान को पैसा नहीं देना, किसी ना किसी को तो पैसा देना ही देना है ना, तो सरकार देती है वो। अब पुरानी सरकार तो ये करके चली जाती, जो नई सरकार आती है उसको ये झेलना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा दिक्कत है। ये आप देख सकते हो, ये एवरेज शेयर इन टोटल रेवेन्यू रिसीव, जो पैसा आता है ना सरकार को। अब स्टेट का खुद का टैक्स रेवेन्यू आप देख सकते हो, ये आप कंपेयर करो, ये घटा है। ये 2005 में 47 था, 2010 से 2015 में 51 था, 51% था। अब ये 2020 तक देखिए 45% पे आ गया ये। यानी कि अगर आप राज्य को देखें तो आधे से कम वो अपने टैक्स सिस्टम से कमाता है। मतलब उसके पास खुद की कितनी पावर है। जैसे कहते हैं ना कि एक फैमिली में आपके पिताजी और आप रहे, तो आपके पिताजी सेंटर, आप स्टेट, तो पिताजी आपको एक पैसा देंगे, फिर उसके बाद आप जो कमाओगे, अब आप कितना कमाओगे, आधे, जो घर का पूरा घर है ना, ठीक है, जिस कमरे में आप रह रहे हो उसका खाली आधा आप कमाओगे। तो ये जो स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू है 45% है। अब सेंट्रल टैक्सेस का शेयर ज्यादा बढ़ गया, जीएसटी आने के बाद 28% के करीब हो गया। फिर स्टेट नॉन टैक्स रेवेन्यू आप देख सकते हैं, इसमें भयानक शॉर्टफॉल देखने को मिला, 7.96%, 11% से। और ग्रांट सेंटर से आप देखिए 18% से, ये तो उतना को उतना ही है। ग्रांट सेंटर से तो वो तो सेम ही रहेगा ना, वो तो संविधान में ही है, वो तो फाइनेंस कमीशन जो रिकमेंड करती है कि जो केंद्र है वो राज्य को कितना देंगे, तो लगभग कांस्टेंट ही रहेगा। फिर उसके बाद इंक्रीज रिलायंस ऑन बोरोइंग, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। भाई राज्य के पास पैसा नहीं रहेगा तो बोरो करेंगे। अब आप समझिए कि 20% जो टोटल एक्सपेंडिचर है ना, राज्यों का खर्चा है, उधार दे दो भाई, पैसा चलाना है, उधार दो ना, हमारे पास अब इतना पैसा नहीं है। तो पंजाब देख लीजिए 45%, हरियाणा 30%, वेस्ट बंगाल 30%, दे रिलाई ऑन बोरोइंग। तो रिजर्व बैंक बोरो करोगे आप, हो जैसे आपको पैसा चाहिए, अब आप पैसा लेते जा रहे हो, अरे तो भाई कर्जा है वो चुकाना भी है, ये ना भूलो, तो कर्जा बढ़ता जाएगा। तो डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो राइज होती जा रही है। इसीलिए तो हमने देखा ना, वो अभी जो चार्ट देखा था, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि भाई रुको जरा, सबर करो, थोड़ा सा ठहरो, ये चीज है। फिर फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ डिस्कॉम्स मैंने कल एक लेक्चर लिया था, आपने देखा कि नहीं, आप जरूर देखिएगा, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, उसमें मैंने डिस्कॉम के बारे में बहुत अच्छे से बताया। जो बिजली, जो वितरण कंपनीज होती है ना, बिजली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, अभी प्राइवेट भी हो सकती है, सरकारी भी हो सकती है, प्राइवेट तो बढ़िया चल रही है भाई। देखो बिजली होगी जनरेट, कहां से जनरेट होगी, एनटीपीसी, एनएचपीसी, उसके बाद ये कंपनीज बिजली खरीदती है और आपके घर तक पहुंचाती है। अब इसमें जो प्राइवेट कंपनीज है उनको तो आप छोड़ दो, रिलायंस, टाटा, वो तो बढ़िया चल रहे हैं, लेकिन जो सरकारी कंपनी है वो लॉस में है। इसमें क्रॉस सब्सिडीज को अगर आप ले लें, बहुत सारी चीजें होती है, तो क्योंकि एक तो बिजली की बहुत चोरी होती है, लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है, एटीसी लॉस हो जाता है, बहुत सारी चोरी हो जाती है बीच में, खरीदी ज्यादा लेकिन घर तक पहुंचते पहुंचते बिजली की चोरी। तो ये जो पावर सेक्टर कंपनीज को आउटस्टैंडिंग गारंटी देती है, जो स्टेट गवर्नमेंट जो है ये पावर सेक्टर कंपनीज को गारंटी देती है। आउटस्टैंडिंग गारंटी का मतलब होता है कि भाई देखो, जैसे आपका पैसा फंसा हुआ है, आपका जो पैसा नहीं आया वो आउटस्टैंडिंग है। आपने जैसे डिस्कॉम कंपनीज है, बिजली, मैंने बताया ना कि बिजली वितरण कंपनी जो है वो बिजली ले तो लेती है एनटीपीसी, एनएचपीसी से, लेकिन अरे यार खाते में लिख लेना, बाद में दे देंगे तुमको, तो वो आउटस्टैंडिंग है।
अब वो पैसा देना तो है ही ना, खाते में कब तक लिखवाओगे यार? तो वो सरकार गारंटी देती है कि चलो कोई बात नहीं, अगर पैसा डूबा तो हम तुमको देंगे। अब सरकार के पास ही पैसा नहीं है, जब सरकार ही डूब रही है, स्टेट गवर्नमेंट के पास ही पैसा नहीं, तो पावर कंपनीज के पास फिर कैसे काम चलेगा? तो ये कभी भी आउटस्टैंडिंग गारंटी हटा देती हैं, हटा सकती हैं। और अगर ऐसा हुआ तो डिस्कॉम्स डूब जाएंगे। हम लोग के बहुत प्रॉब्लम, बिजली की हमारे कोई दिक्कत नहीं है, बिजली एम्पल अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, लेकिन दिक्कत है ना उसके वितरण, उसके डिस्ट्रीब्यूशन से, कौन कहां क्या दे रहा है कुछ पता ही नहीं। तो स्टेट फाइनेंसेस ये रिस्क है बहुत बड़ा। फिर उसके बाद जीएसटी कंपनसेशन, जीएसटी कलेक्शन जो है, जो कॉम्पनसेशन है वो सेंटर देती है थ्रू अ सेस, सेस लगाते टैक्स ऑन टैक्स, वो कॉम्पनसेशन देती है कि भाई देखो जो भी तुम्हारे टैक्स में फॉल आएगा उसको हम जीएसटी से कॉम्पनसेट करेंगे। अब इस बार सेस कलेक्शन ही बहुत ज्यादा कम हुआ है और कॉम्पनसेशन ज्यादा देना है, तो चीजें बड़ी खतरनाक हैं। ऐसा लगता है सब देख के बस चीजें चल ही रही हैं। सेस एंड सर चार्जेस आप देख सकते हो, ये राइजिंग शेयर ऑफ सेस एंड सर चार्जेस, ठीक है। जीएसटी सेस कलेक्शन एंड कॉम्पनसेशन आप देख सकते हो, इसमें देखो कि जो सेस कलेक्शन एंड कॉम्पनसेशन रिक्वायरमेंट है ये लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास है। इतना चाहिए, इतनी रिक्वायरमेंट है, समझ रहे हो? कॉम्पनसेशन सेस कलेक्शन रिक्वायरमेंट 3 लाख करोड़ की, कलेक्ट कितना हुआ है? 77,000 करोड़। तो क्या सरकार देगी यहां पे राज्य को? 3 लाख करोड़ की रिक्वायरमेंट है, खाली 77,000 करोड़ आया है सरकार को। तो भाई टैक्स वैक्स अच्छे से दिया करो, जीएसटी अच्छे से दिया करो। अब वे फॉरवर्ड क्या है? सबसे पहले तो बोरोइंग लिमिट्स, ये अच्छा एक तरीका है कि अब जो सेंटर है उन्होंने राज्यों की बोरोइंग लिमिट बढ़ा दी है। तो ये चीज है 5% कर दी है, पहले 3% थी। तो अब इसमें स्टेट जो है वो ज्यादा बोरो कर सकते हैं। आरबीआई मेजर्स, आरबीआई के भी मेजर्स, भाई स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने फिजिकल सिचुएशन को कैसे मैनेज करेंगे? मार्केट बोरोइंग से। मार्केट बोरोइंग भाई जो आरबीआई है, वो जो बैंक्स है वो टी बिल्स निकालते हैं, ठीक है। अब वो क्या है कि वो आरबीआई जो है, जैसे जो सरकार है वो टी बिल्स निकालते हैं, अब यही सरकार के ट्रेजरी बिल्स हो गए, तो इसी के बेसिस पे ही पैसा दिया जाता है सरकार को, है ना। ये एक तरीके का बॉन्ड होता है, सरकार मार्केट से पैसा उठाती है, अब ये बैंक्स खरीदते हैं और ये आरबीआई को देते हैं। तो अब यहां पे आरबीआई सबसे इंपॉर्टेंट है, आरबीआई को इंटरवीन करने की जरूरत है कि यहां पे मार्केट बोरोइंग्स को थोड़ा सा मैनेज करे, कैश फ्लो को मैनेज करे, कुछ रिलैक्सेशन दे, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे। ओवरड्राफ्ट मतलब वही उधार एक तरीके से। हेल्थ सेक्टर, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 80,000 करोड़ जो है वो हेल्थ सेक्टर को दिया। अब ये अच्छी बात है, अगर स्टेट को हेल्थ सेक्टर के लिए इतना पैसा मिलेगा तो स्टेट का यहां से पैसा बच जाएगा, तो कहीं और लगा सकता है। वे फॉरवर्ड क्या है? 15th फाइनेंस कमीशन यही बोल रही है कि भाई देखो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डेट कंसोलिडेशन पे काम करे और फिस्कल डेफिसिट और डेट लेवल जो है उसको देखिए, ठीक है। मतलब वही है कि भाई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने उधार को कैसे कंसोलिडेट किया जाए और इसको कैसे कम किया जाए वो देखे जरा। फिर उसके बाद सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एक्स्ट्रा बजटरी बोरोइंग्स का फुल डिस्क्लोजर करे और इनकी जो लायबिलिटीज है उसको क्लियरली डिफाइन करना चाहिए। मतलब कि भाई तुम्हारी एक्स्ट्रा बजट के अलावा तुमने क्या क्या बोरो किया हुआ है, ये तो बजट है ना। जैसे मान लो कि मेरा बजट है कि आज 10,000 रुपए मुझे चाहिए, अब मैंने उधार लिया 10,000 रुपए, अब उसके अलावा मेरे उल जरूर खर्चे हैं, है ना, तो उस पर भी मैंने उधार ले लिया। तो अब वो सब बताओ और उसको एलिमिनेट करो इन टाइम बाउंड मैनर में। कमीशन ने बोला है कि टैक्स बेस को जरा ब्रॉड करो, टैक्स रेट को स्ट्रीमलाइन करो। टैक्स रेट को तो स्ट्रीमलाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, समझ लीजिए। फिर जीएसटी कॉम्पनसेशन, ये 4th पॉइंट में आ गया हूं यहां पे, जीएसटी कॉम्पनसेशन की जब तक सेस का कलेक्शन जितना रिक्वायर्ड है, सरचार्ज का कलेक्शन जितना रिक्वायर्ड है वो नहीं होगा, तब तक कैसे काम चलेगा? तो इसमें एक तो केंद्र को जितना पैसा है राज्य को देना चाहिए, उसके लिए केंद्र के पास भी पैसा होना चाहिए। देन पैंडेमिक के बाद कैसा फिस्कल रिस्पॉन्स होता है राज्य द्वारा, ये चीज। डेट मैनेजमेंट, अब जैसे सेंटर है, राज्यों को भी अपने फिस्कल लेजिस्लेशन को लगातार रिवाइज करना चाहिए ना, लॉ लेके आए ना फिस्कल्स के लिए, इसको काउंटर करने के लिए। हेल्थ केयर सिस्टम, इसको इंप्रूव करें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब स्टेट फाइनेंस क्या होता है, देखिए स्टेट फाइनेंस के अगर उस पर क्वेश्चन आए तो इसमें तो आपको पहले तो स्टेट फाइनेंस और उसके बाद ये बताना है कि अभी स्थिति क्या है, पॉइंट्स में बताइएगा, इसमें पॉइंट्स में लिखिएगा, और कहां कहां से जो स्टेट है वो पैसे कमाता है। हालांकि ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा।
और उसके बाद वो क्या कर सकता है, वे फॉरवर्ड क्या है उसका। ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग।